तो सीबीसी चल रहा है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये हमारा टॉपिक चल रहा है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसमें क्या क्या हो गया है एक बार बता दो, बिना कॉपी में देखे जो लोग पूछें। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को कुछ एक्ट के माध्यम से संचालित किया जाता है। इसमें जो एक्ट हमारे बताए गए थे उनका नाम हम बता दे रहे हैं, बस आप बता दो, बिना कॉपी में देखे बता दो। एक हमारा सीबीसी एक्ट। सीबीसी एक्ट कब आया गया था? 2003 लागू कब हुआ है? 2005 में लागू हुआ। सीबीसी एक्ट के अलावा एक आता है पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, किस वर्ष आया? 2002 में लाया गया, 2002 में। इसके अलावा एक एक्ट आया था लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम। लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? 2013 में। देख के बता रहे बिना देखे बता रहे? देख के बता बिना देखे बता रहे? देख के बता रहे अगर मुझे रिशोट बिना देखे बता रहे हैं, एक्सपर्ट पता चल रहा है, रिशोट बिना देखे बता रहे, रिशोट देख के बता रहे हैं। और बता लोकायुक्त पालन पर अगला क्वेश्चन हमारा एक और आता है विशल ब्लोअर एक्ट। विशल ब्लोअर एक्ट किस वर्ष लाया गया? विशल ब्लोअर एक्ट ये कब का है? 2014 का। अच्छा इसके बाद में ये एक्ट कब चले लाया आया था? 2011 में। ठीक, इसको लागू कब किया गया था? 2014 में इसको लागू किया गया था। ये बहुत था, ये कौन क्वेश्चन है? करप्शन प्रोविजन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन है। करप्शन एक्ट कब लाया गया था? 1992 88 में लाया गया था। 1988 में लाया गया था प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। कितने हमारे एक्ट हैं, इन एक्ट के माध्यम से किसको संचालित किया था? सीबीसी को संचालित किया था। सीबीसी को संचालित करने पर इसके कंट्रोल में एक संस्था कार्य करती है। इस संस्था कौन सी है? सीबीआई। सीबीआई को कौन से एक्ट के तहत शक्तियां दी जाती हैं? ये एक्ट बनाया गया था सीबीआई, जांच करती संस्था इसके। सीबीआई को कौन से एक्ट के माध्यम से शक्तियां दी? नहीं, सीबीसी एक्ट के माध्यम। सीबीसी एक्ट तो ये सीबीसी हो जाएगा। सीबीआई को किसी एक्ट के माध्यम से दी पुलिस टाइप का कोई एक्ट ऑप्शन नहीं है इसमें। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ये कब आया गया था? ये 1946 में आया था। इसके माध्यम से सीबीआई को शक्तियां दी गई। ये वाला हो जाता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करें, इसकी स्थापना कब की गई थी? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना कब की गई? 2003 नहीं 1964 में की गई थी। 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। इसको लीगल स्टेटस कब दिया गया था? 2003 के सीबीसी एक्ट के माध्यम से इसको लीगल स्टेटस दिया गया था। इसमें कितने लोग, कितने अध्यक्ष, कितने एक अध्यक्ष होते हैं? 3 लोग होते हैं टोटल मिलाकर। 3 लोग होते हैं, एक अध्यक्ष हो जाएंगे और 2 हमारे सदस्य हो जाएंगे। इनकी सबकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। सबकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। अपने आप करते हैं, किसी पूछ कर करेंगे? उसके नियुक्ति समिति से पूछ कर करेंगे। नियुक्ति समिति में कौन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा और केंद्रीय गृह मंत्री या वैसे कोई नॉमिनेट होते हैं? गृह मंत्री सही, गृह मंत्री या नॉमिनेट मंत्री कैबिनेट में मतलब कोई कैबिनेट मंत्री नहीं होता है। केंद्रीय गृह मंत्री सही है बात। गृह मंत्री हो जाएगा, केंद्रीय गृह मंत्री। तीसरा कौन होता है? लोकसभा में विपक्ष का नेता। लोकसभा में विपक्ष का नेता। इनके नाम, इनकी सिफारिश पर राष्ट्रपति क्या करेंगे? सीबीसी और दूसरे दोनों विषय की नियुक्ति कर देंगे। इसके अलावा कार्यकाल की अगर बात करें, कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। यहाँ तक ये लोग अपने पद पे बने रहते हैं। और अगर इनके रिमूवल की अगर बात करें, रिमूवल कौन हटाता है इनको इनके पद से? राष्ट्रपति हटाते हैं। उनके पद से राष्ट्रपति ऐसे हटा देंगे या थोड़ा सा कठिन होगा? हाँ, इस्तीफा वगैरह वो तो ठीक अपने पड़ जाए। हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। रिमूवल का कैसे करके हटाएगा? ऐसे हटाएगा। हाँ, फिर संसद की सिफारिश पर या कैसे करेंगे? सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर। सुप्रीम कोर्ट जांच करेंगे और सुप्रीम कोर्ट की जांच की सिफारिश पर राष्ट्रपति क्या कर देंगे? इन सबको इनके पद से हटा देंगे। इतना हमारा हो गया। अब इनकी कार्य देख लेते हैं। सीबीसी की
के आप कार्य देख लेते हैं। कितनी चीजें यहाँ तक क्लियर है? ठीक, एक बार फिर से देख लो। एक्ट अगर पूछा जाए सीबीसी एक्ट कब लाया गया है? 2003 में लाया गया। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग 2014, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013, विशेष फ्लोर एक्ट 2014 में, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में। इन सब का मतलब भी पता है क्या क्या होता है सीबीसी एक्ट के माध्यम से। तो ये है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना। जो अरे कन्वर्ट करने सेल कंपनी, मतलब एक सेल कंपनी क्या होता है? सेल कंपनी रियलिटी में नहीं होती है, केवल नाममात्र कंपनी है इसको करते हैं। लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम भ्रष्टाचार की जांच में मिशन ग्रोथ क्या होता है? मिशन ग्रोथ हां, भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले लोगों को क्या कहते हैं? मिशन ग्रोथ में उनकी सेफ्टी के लिए एक्ट लाया गया था 2011 में, लाया गया था 2014 में और लागू हुआ मिशन ग्रोथ एंड प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, करप्शन को रोकने के लिए 1988 में लाया गया था। और इसी करप्शन को समाप्त करने के लिए सर्वोच्च संस्था कौन सी है? सीबीसी की स्थापना कब की गई है? कौन सी समिति की सिफारिश से? केंद्रीय संचालन समिति को लीगल स्टेटस दिया गया है। तो कितने सदस्य होते हैं? अध्यक्ष सदस्य कितने होते हैं? 3। नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रीय कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष। कार्यकाल के रिन्यूअल कौन करता है? राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की जांच। और कार्य नियम भ्रष्टाचार के नियंत्रण के लिए कार्य से नोट कर मेरी लेने को कार्य सीबीसी के कार्य। इसमें देखो पहला पॉइंट सीबीसी के कार्य। इसमें पहला पॉइंट केंद्र सरकार के कार्य को केंद्र सरकार के पदाधिकारियों के, केंद्र सरकार के पदाधिकारियों के भ्रष्टाचार की जांच करना। केंद्र सरकार के पदाधिकारियों के भ्रष्टाचार की जांच करना। नंबर 2, भ्रष्टाचार से निपटने के लिए, भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सीबीआई को, भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सीबीआई को जांच के निर्देश देना। सीबीआई को जांच के निर्देश देना। नंबर 3, सीबीआई के कार्यों की समीक्षा करना। सीबीआई के कार्यों की समीक्षा करना। ठीक है, मतलब भ्रष्टाचार से रिलेटेड जितने भी कार्य होंगे सब कौन करेगा? सीबीसी करेगा। किसके माध्यम से करेगा? सीबीआई के माध्यम से करेगा। अभी जैसे एक संस्था जैसे इंटरपोल, सुनी है इंटरपोल? इंटरपोल क्या होता है? इंटरपोल, इंटरपोल ऐसा मतलब इंटरपोल, इंटरपोल क्या होता है? राष्ट्रीय कार्य थोड़ा हद तक से कुछ और बता बोलो। इंटरपोल क्या होता है? इसको 200 बांट दो, ऐसे करके इसको 200 में बांट। इंटर मतलब पोल मतलब क्या हो गया? इंटर मतलब इंटरनेशनल, पोल मतलब पुलिस। क्या हो गया? इंटरनेशनल पुलिस। इंटरपोल क्या होता है? इंटरनेशनल पुलिस। इंटरनेशनल पुलिस का संक्षिप्त रूप है इंटरपोल। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो अपराधियों के खिलाफ कार्य करती संस्था कौन सी है? इंटरपोल। इस इंटरपोल में पूरे विश्व भर की पुलिस का कार्य किया जाता है। पूरे विश्व भर में जो पुलिस के लोग होंगे उनमें हर देश की पुलिस होगी। तो हर देश की ऐसा नहीं है कि यहाँ से कांस्टेबल नियुक्त हुए और पता लगे इंटरपोल में नियुक्त करे जाए, ऐसा नहीं होगा। ये इंटरनेशनल पुलिस है। इस इंटरनेशनल पुलिस में जो भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था होती है कौन होती है? सीबीआई। ठीक है, इंटरनेशनल पुलिस यानी इंटरपोल जो होती है, इस इंटरपोल में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? सीबीआई करता है। अब एक और होती है भारत पोल, नहीं मतलब भारत पोल, भारत पोल। ठीक है, ये जो इंटरनेशनल स्तर पे वाली संस्था क्या करती है? अब ये भारत पोल बनी, सभी राज्यों को कोऑर्डिनेशन से एक संस्था बनी, कौन सी? भारत पोल बनी। अब ये इंटरपोल भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? सीबीआई करती है। एक और इंटरपोल वो जो नोटिस वगैरह जारी नहीं किया, रेड कार्ड नोटिस और ऑरेंज कार्ड नोटिस वगैरह जारी किया किसके द्वारा? इंटरपोल के द्वारा। देखो इंटरपोल में
भारत का प्रतिनिधित्व, इंटरपोल में भारत का प्रतिनिधित्व सीबीआई के द्वारा किया जाता है। इंटरपोल ऐसे करते हैं, इंटरनेशनल पुलिस, इंटरनेशनल पुलिस। तो इसमें भारत को कौन रिप्रेजेंट करता है? सीबीआई रिप्रेजेंट करती है। और ये किसके कंट्रोल में काम करने वाली संस्था है? सीबीसी के कंट्रोल में काम करने वाली संस्था है। अगला लिखो, हो गया। बस इतने ही कार्य होंगे, ये भ्रष्टाचार से रिलेटेड जितने भी कार्य होंगे ये सब कार्य कौन करेगा? सीबीसी करेगा। इतनी संस्थाएं आपके यहाँ पे ज्यादा नहीं, दो संस्थाएं होती है, दो संस्थाएं को और देख लेते हैं। एक संस्था हमारी आ जाती है केंद्रीय महिला आयोग, और एक हमारी आ जाती है केंद्रीय अल्पसंख्यक आयोग। एक महिला आयोग और दूसरी आती है अल्पसंख्यक आयोग। सांविधिक का मतलब क्या हो गया? एक स्टैट्यूटरी बॉडी, एक सांविधिक संस्था हो जाती है हमारी राष्ट्रीय महिला आयोग। इस राष्ट्रीय महिला आयोग की सांविधिक संस्था है, मतलब इसके कोई ना कोई एक्ट लाया गया होगा। अगर एक्ट पूछा जाए तो उसके लिए एक एक्ट आया था, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट। जो क्वेश्चन पूछा गया नेशनल कमीशन फॉर वुमेन राष्ट्रीय महिला आयोग का किस वर्ष लाया गया था? तो एक्ट लाया गया था 1990 में। 1990 में एक्ट लाया गया था नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट, और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 के माध्यम से 1992 में एक संस्था स्थापित कर दी गई। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना पूछी जाए कब हुई स्थापना? 1992 में। एक्ट पूछा जाए कब लाया गया है? 1990 में लाया गया है। ऐसी संस्था हो जाएगी सांविधिक यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाएगी, स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाएगी हमारी। तो इसके लिए क्या किया गया? एक एक्ट बनाया गया। एक्ट पूछा जाए 1990 में, स्थापना पूछी जाए 1992 में। अब ये जो संस्था बनाई गई जो हमारी महिला आयोग, इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करें, इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, 5 सदस्य होते हैं और एक अधिकारी होता है, इसको कहते हैं सीईओ। केंद्रीय महिला आयोग होता है, इसमें एक वर्तमान में अध्यक्ष होता है, 5 सदस्य होते हैं और एक प्रशासनिक अधिकारी हो जाता है, एक सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। किसी भी संस्था को चलाने वाला जो एक प्रशासनिक अधिकारी होता है उसको क्या कहते हैं? सीईओ कहते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर में आपका एक अध्यक्ष हो जाएगा, 5 सदस्य हो जाएंगे और एक सीईओ हो जाएंगे, और इन सबकी नियुक्ति ये सब किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त। तो यहाँ पे नियुक्त राष्ट्रपति करेंगे, किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। वहां पर एक कमेटी बनाई जा रही थी, यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा इन सबको नियुक्त किया जा रहा है। एक अध्यक्ष है, 5 सदस्य है और एक सीईओ होते हैं। इन सबके कार्यों मतलब कार्यकाल की अगर बात करें, जितने भी पदाधिकारी होते हैं इन सब पदाधिकारियों के अगर कार्यकाल की अगर बात करें तो कार्यकाल का कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का होता है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। कोई स्पेशल योग्यता मेंशन नहीं होती है, बस इतना ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय महिला आयोग में एक व्यक्ति SC ST वर्ग का अनिवार्य तौर पर होना चाहिए, कम से कम एक सदस्य SC ST वर्ग का होना चाहिए। बाकी और कोई भी हो, हालांकि सब होते हैं अध्यक्ष और समानता महिला ही होते हैं, ठीक है। तो एक SC ST वर्ग का उनमें से जरूर होना चाहिए, ये योग्यता कंपलसरी होती है। कार्यकाल हमारा 3 वर्ष होता है, बाकी आयु का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। जैसे हम 4 वर्ष 65 वर्ष के, 5 वर्ष 65 वर्ष, ऐसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर सिलसिला मेंशन किया गया है। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। एक सदस्य SC ST वर्ग का होना जरूरी होता है। इसके अलावा और देखिए इसके बारे में, इनको हटाना, रिमूवल की अगर बात करें तो कौन हटाता है? इनको सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार को हटा सकती है। केंद्र सरकार जब चाहे इनको हटा सकती है, कोई विशेष प्रोसीजर फॉलो नहीं करना पड़ता है। बस इसी चीज होती है कि जब इनको केंद्र सरकार हटाएगी तो जो प्रभावित सदस्य है
प्रभावित सदस्य है उस प्रभावित सदस्य का पक्ष सुना जाएगा। बस इतना सा प्रोसीजर होता है, बाकी कोई प्रोसीजर नहीं होता। मतलब जिसको हटाया जाना है उसका उसको पक्ष रखने का अधिकार होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। तो पहला पॉइंट राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में, कैसी बॉडी है? एक स्टेट्यूटरी बॉडी है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 के माध्यम से स्थापित की गई है। 1992 में इसकी स्थापना हुई है। स्ट्रक्चर में एक अध्यक्ष और 5 सदस्य और एक सीईओ होते हैं। इन सब की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। केंद्र सरकार का मतलब होगा राष्ट्रपति, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से किसकी सिफारिश पर? केंद्र सरकार की सिफारिश पर नियुक्त की जाएगी। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। एक सदस्य SC ST वर्ग का होना अनिवार्य होता है। इनको केंद्र सरकार के द्वारा हटा दिया जाता है, लेकिन प्रभावित व्यक्ति से भी एक बार सलाह परामर्श किया जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की आपको अगर पहले अध्यक्ष की बात करें तो हो जाएगी जयंती पटनायक। जयंती पटनायक ये राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष, इनका नाम ध्यान रखना, जयंती पटनायक। और वर्तमान में कौन है? विजया रहाटकर। विजया रहाटकर ये वर्तमान में ये काम करना। जितने भी मैंने आयोग लिखाए हैं, जितने मेरे आयोग हो गए, चाहे सेंट्रल वाले, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल हो, चाहे स्टेट्यूटरी हो, इन सब चीजों में आपको ये काम करना है कि उनके पहले अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष ये अपने देख लेना। जिससे बता दी वो तो जिसके नाम बताए हो तो गूगल में सर्च कर लेना कैसे उसके कि पहले अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष देख लेना। केवल केंद्र के, राज्य के नहीं, ठीक है। राज्य के केंद्र के आपको पहले अध्यक्ष कौन थे और वर्तमान के अध्यक्ष कौन, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये हमारा किसका स्ट्रक्चर हो जाता है? राष्ट्रीय महिला आयोग का। पहला पॉइंट कैसी बॉडी है? स्टेट्यूटरी एक्ट कब लाया गया है? 1990 में। स्थापना कब हुई? 1992 में। स्ट्रक्चर में एक अध्यक्ष, 5 सदस्य, एक सीईओ। सबकी नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। SC ST वर्ग के एक सदस्य की इसको उपस्थिति अनिवार्य होती है। इसको केंद्र सरकार के द्वारा सामान्य प्रक्रिया से हटा सकते हैं। बस प्रभावित व्यक्ति का पक्ष सुना जाएगा। पहली अध्यक्ष पूछी जाए कौन थी? जयंती पटनायक। वर्तमान में कौन है? विजया रहाटकर। ठीक है, इतने पॉइंट डालते हैं। फिर इसके कार्य को राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग, इसके लिए पहला पॉइंट राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग एक सांविधिक संस्था। राष्ट्रीय महिला आयोग एक सांविधिक संस्था है। एक सांविधिक संस्था है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, इसकी स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के माध्यम से इसकी स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के माध्यम से 1992 में की गई। 1992 में की गई। इसमें एक अध्यक्ष, इसमें एक अध्यक्ष, 5 सदस्य, इसमें एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और एक सीईओ। इसमें एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और एक सीईओ होता है। एक सीईओ होता है। अगला पॉइंट, ये केंद्र सरकार के द्वारा, ये केंद्र सरकार के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।
ये केंद्र सरकार के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला पॉइंट, इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। राष्ट्रीय महिला आयोग में एक अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग में एक अध्यक्ष नहीं, ये तो लिखे ना, ये राष्ट्रीय महिला आयोग में एक सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग में एक सदस्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति, राष्ट्रीय महिला आयोग में एक सदस्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति से होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति से होना अनिवार्य है। अगला पॉइंट, इनको केंद्र सरकार के द्वारा, इनको केंद्र सरकार के द्वारा उनके पद से, उनको केंद्र सरकार के द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। केंद्र सरकार के द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है, किंतु प्रभावित सदस्य का पक्ष सुनना जरूरी है। किंतु प्रभावित सदस्य का पक्ष सुनना जरूरी है। ठीक है, अब लोग प्रथम अध्यक्ष कौन थी इसकी? जयंती पटनायक। वर्तमान में कौन है? विजया रहाटकर। विजया रहाटकर प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक और वर्तमान में विजया रहाटकर। अगर उसके कार्यों की बात करें, जो हमारा राष्ट्रीय महिला आयोग है, इसके कार्यों की बात करें तो महिलाओं के जितने भी संवैधानिक संरक्षण होते हैं या कानूनी संरक्षण होते हैं, उन सब के हितों की सुरक्षा करना, ये सब कार्य किसका होता है? राष्ट्रीय महिला आयोग का होता है। महिलाओं के हित के लिए केंद्र सरकार को सिफारिशें देना, ये कार्य किसका हो जाएगा? महिला आयोग का हो जाएगा। ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं किसको? राष्ट्रपति को सबमिट करते हैं और उस राष्ट्रपति के द्वारा उस रिपोर्ट को कहाँ रखा जाता है? संसद में रखा जाता है। महिलाओं से जितने भी एक्ट बने हुए हैं, अगर उस एक्ट के तहत किसी प्रकार का महिला पर शोषण हो रहा है तो कार्रवाई कौन करता है? राष्ट्रीय महिला आयोग कार्रवाई करता है। सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं। ये स्वतः संज्ञान भी ले सकते हैं किसी मामले को। ये सब कार्य कौन करते हैं? राष्ट्रीय महिला आयोग की करते हैं। सिफारिश से ही केवल, ठीक है, महिला आयोग का करता है, सिफारिश ही करता है। ये किसी को दंड देने का अधिकार दे रखता है। ये क्या करेगा? केंद्र सरकार को रिपोर्ट सबमिट कर देगा, या फिर इसकी रिपोर्ट पर कार्रवाई करने का अधिकार, किसी तरीके का अगर कार्रवाई की है तो उसको आगे बढ़ाने का अधिकार किसके पास? न्यायालय के पास होता है। ये सिर्फ और सिर्फ सिविल न्यायालय की शक्तियां रखते हैं। तो ये थोड़ी सी लिमिटेशंस हो जाती है। मतलब अगर कार्य में पूछे जाए तो महिलाओं के हित में जितने भी संवैधानिक उपाय होते हैं, संवैधानिक संरक्षण, इनकी सुरक्षा करना, जितने भी कानूनी संरक्षण होते हैं इनकी सुरक्षा करना, जैसे दहेज निवारण अधिनियम बना हुआ है। तो अगर दहेज निवारण अधिनियम के तहत किसी महिला पर टॉर्चर किया जा रहा है दहेज के लिए, तो कौन कार्रवाई कर सकता है? राष्ट्रीय महिला आयोग चलता है 1910 चलता है। 1910 एक नंबर चलता है 1910। ये तो है महिला हेल्पलाइन 1910 ही है, 1910 महिला हेल्पलाइन। तो अगर किसी तरीके का महिला पर टॉर्चर है, कौन सा? ये क्या था? 1 ये हाँ इनमें से कोई सा ही है। सब ऊपर आगे पीछे हो रहा है। हाँ इसी में कोई सा होगा, या तो 10 रुपये होगा या 1910 होगा। ये कोई सा
जरूरी नहीं है जो महिला प्रभावित नहीं कॉल करे, वो भी कर सकता है, कोई भी व्यक्ति उसके लिए कॉल कर सकता है और इसके लिए काउंसलिंग की जाती है, काउंसलिंग की जाती है। बस तो सेंटर अगर पीलीभीत की बात करें तो जाएंगे आगे कचहरी से बीच में मतलब जिला चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय पड़ता है, जिला चिकित्सालय में ही इसका सेंटर है। तो वही वो योजना जैसे सखी योजना, हमारी सहेली योजना, ये सब ऐसे करके चलती है, वो सब इन्हीं की बातें से चला जाते हैं। तो ये सब किसके इंडायरेक्टली कंट्रोल में कार्य करते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग के कंट्रोल में कार्य करते हैं। नोट करो इसको, कार्य इसको पहला पॉइंट, इसको सिविल न्यायालय की शक्तियां, इसको सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं, इसको सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं। अगला पॉइंट, ये महिलाओं के संवैधानिक संरक्षण, ये महिलाओं के संवैधानिक संरक्षण एवं कानूनी संरक्षण, संवैधानिक संरक्षण, ये महिलाओं के संवैधानिक संरक्षण एवं कानूनी संरक्षण, संवैधानिक संरक्षण एवं कानूनी संरक्षण का कार्य करता है। जितने भी महिलाओं से संबंधित एक्ट वाले डाउरी एक्ट है या फिर वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है 2005 का, ये सब इन सब के लिए कार्य करता है राष्ट्रीय महिला आयोग कार्य करता है। ठीक है, अगला देखो उसके आगे, ये महिलाओं के हित के लिए, ये महिलाओं के हित के लिए सुझाव देने एवं कार्यक्रम चलाने के लिए जिम्मेदार संस्था है, कार्यक्रम चलाने के लिए जिम्मेदार संस्था। ठीक है, ये सब का तो महिलाओं से रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं सब कौन सी संस्था देती है, राष्ट्रीय महिला आयोग देती है। इतनी चीजें राष्ट्रीय महिला आयोग की ध्यान रखनी, और राष्ट्रीय के साथ साथ राज्य स्तर पर भी महिला आयोग कार्य करते हैं। राज्य स्तर पर महिला आयोग का रहता है बोलिए, ये ऐसा ही स्ट्रक्चर नहीं रहता, जैसा यहाँ पे है सिस्टम ऐसे यहाँ पे यही वाला है, वहाँ पर भी इसी के तहत राज्य में भी ओके, राज्य महिला आयोग हो जाएगा, कहीं जगह महिला आयोग हो जाएगा, राज्यों में स्थापना अलग अलग हो जाएगी, हर राज्य में स्थापना अलग हो जाएगी, स्ट्रक्चर जैसा यहाँ पे ऐसे राज्य में बस ये अंतर हो जाएगा, ये केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार हो जाएगी, यहाँ पे रिपोर्ट केंद्र सरकार के द्वारा, बाद में ऊपर राज्य सरकार के द्वारा, बाद में सिस्टम सब सेम टू सेम पैसा ही रहेंगे, कोई चीजें यहाँ पे चेंज नहीं होती। तो देखो अगला आयोग का ये बोलो, जब वो लास्ट उस आयोग को लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, लास्ट हमारा आ जाता है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, माइनॉरिटीज एक्ट, माइनॉरिटीज एक्ट के माध्यम से ये हमारा आ जाएगा नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। अगला आता है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की अगर बात करें तो हमारे संविधान में कितने प्रकार के अल्पसंख्यकों की बात की गई है, कितने प्रकार, 2 प्रकार के अल्पसंख्यक है। कौन कौन से 2 प्रकार के, भाषाई अल्पसंख्यक और धार्मिक अल्पसंख्यक, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक। तो भाषाई अल्पसंख्यक वाला जो कॉन्सेप्ट है इनको हम लोग कौन से भाग में देख लेते, भाग 17 में, भाग 17 में जो हमारा राजभाषा वाला कॉन्सेप्ट है वहां पे भाषाई अल्पसंख्यकों की बात की गई। धार्मिक अल्पसंख्यक अलग अलग धार्मिक अल्पसंख्यकों की बात करें तो पूरे अल्पसंख्यकों का ही हमारे संरक्षण की बात की कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ये फंडामेंटल राइट्स में हमारे अल्पसंख्यकों की बात कर दी गई। और अगर बात करें इसके अलावा अल्पसंख्यकों के लिए कुछ हमारे संवैधानिक संरक्षण के साथ साथ कुछ कानूनी संरक्षण भी दिया है। बहुत से हमारे कानून ऐसे हैं जो अल्पसंख्यकों के हित के लिए बनाए जाते हैं। जो हमारे धार्मिक अल्पसंख्यक वर्तमान में है कौन कौन से, देखो मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, इतने तो पहले ही थे, इतने जो हमारा अल्पसंख्यक आयोग बना था उस समय इतने तो हमारे धार्मिक अल्पसंख्यक थे। वर्ष 2014 में
एक अल्पसंख्यक वर्ग को शामिल कर दिया गया है, वो कौन से थे? जैन। ठीक, तो सबसे बाद में कौन किसको अल्पसंख्यक को मान्यता दी गई है? जैन समुदाय को। ये बात 2014 में की भाई अगर आपसे करनी है ऐसे करके पूछ लिया जाए तो जैन समुदाय को कब अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है? 2014 में। और ये 5 समुदाय हमारे तरफ से शामिल है जैसे अल्पसंख्यक आयोग का बना है। अल्पसंख्यक आयोग के बारे में बात करें, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, इसके लिए एक अधिनियम बनाया गया। बात ना करो, ये बात है पीछे बात ना क्या करो। मोहित क्या हुआ? क्या हुआ मोहित? क्या हुआ बताओ? कुछ नहीं। अधिनियम अगर पूछा जाए तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग तो इसलिए अधिनियम को लाया गया था 1992 में लाया। अधिनियम पूछा जाए 1992 में लाया गया है, लेकिन अगर इसकी स्थापना पूछी जाए तो स्थापना कब की गई है? 1993। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग लाया गया है अधिनियम 1992 में और स्थापना कब की गई है? 1993। दोनों वर्ष ध्यान रखने जितने भी हमारे आ रहे हैं सब आयोग के दोनों वर्ष ध्यान के बाईचार। अगर हमसे अधिनियम पूछा जाए तो अधिनियम का वर्ष ध्यान रखना है। स्थापना पूछी जाए तो स्थापना का वर्ष आप क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ ऐसे करके देगा स्थापना और दूसरी तरफ ऐसे करके देगा वर्ष। ठीक है, एक तरफ देगा स्थापना और दूसरी तरफ ऐसे करके देगा वर्ष। ये लिख देगा CDC और यहां पर लिख देगा ऐसे करके 1964। एक ये लिख दिया। दूसरा अगर हम बात करते हैं, दूसरा से देगा राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग और यहाँ पर लिख देगा 1990। तीसरा ऐसे करके लिख देगा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, इसका लिख देगा 1993। और ये गवर्नमेंट ने कोई सा दे दिया पहले योजना आयोग ऐसे करके दे दिया, योजना आयोग कब हो जाएगा? 1950 में। ऐसे करके 4 संस्थाएं दे दी। अब पूछ लिया गया बताओ कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताओ कौन सा सही सुमेलित? सेकंड वाला 2003 में पूछा। ये बात महिला है। CDC सही है। CDC गलत सुमेलित है, गलत है CDC। हमें ऐसे करके क्वेश्चन लिखा हो। देखो क्वेश्चन इस पर ऐसे करके लिखो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अब आप बताओ इनमें से कौन सा सुमेलित? हम भूल गए अपने आप बताओ। CDC सेकंड वाला राष्ट्रीय महिला आयोग और बताओ है महिला और दोनों गलत है। ये 1992 है। ये क्या पूछा है? स्थापना पूछा है। वर्ष ये इसके 1964 में नहीं है। CDC 2003 में तो लीगल स्टेटस दिया गया है। स्थापना 1964 की हो चुकी है। महिला आयोग एक्ट आया 1990 में। स्थापना कब हुई है? 1912। ऐसे करके जाएगा। ठीक है, ऐसे करके धीरे चला जाएगा। पता नहीं कहां चला गया पता ही नहीं मेरा। ये ऐसे धीरे से समझ रहे कि जरा सा क्वेश्चन है, इतना सरल क्वेश्चन गलत है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि स्थापना पूछा गया है या उस एक्ट को पूछा गया या ऐसे करके ना पूछा आपसे विकल्प बना के पूछ ऐसे करके कि राष्ट्रीय महिला आयोग वर्ष 1992 में स्थापित किया गया। ठीक है, और दूसरा विकल्प दे देगा क्योंकि वर्ष या कथन कारण बना के दे दिया गया। कथन कारण बना के दिया गया। पहला कथन दे देगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग एक सांविधिक संस्था है और दूसरा विकल्प दे देगा इसकी स्थापना वर्ष 1992 के राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम के द्वारा की। अब बताओ कथन सही है, कारण सही है या दोनों सही है या ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बताओ क्या दोनों सही है? व्याख्या नहीं कर आपके एकदम दिमाग पहले स्थायी करो, दिमाग रोक लो। ठीक है, इधर उधर की दिमाग से बात हटाओ। पहले हम यहाँ पे इतने से एरिया घूम के हटाओ। ठीक, बाकी पूरा एरिया हटा दो। इतने से एरिया आओ। कथन कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग एक सांविधिक संस्था है। राष्ट्रीय महिला आयोग एक सांविधिक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका कारण कह रहा है इसकी स्थापना 1992 के राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, इसकी स्थापना 1992 के राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम के माध्यम से की गई। आप बताओ विकल्प है हमारे, विकल्प है कथन सही है लेकिन कारण गलत है। दूसरा कह रहा है कि कारण सही है लेकिन कथन गलत है। तीसरा कह रहा है दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं है। और चौथा कह रहा है दोनों सही हैं और व्याख्या भी है। अब बताओ दोनों सही है व्याख्या भी
सही है, दोनों सही व्याख्या भी है। सही है गलत? सही है गलत है? सही दोनों हमें करता है, ऐसी करके लिखा हुआ है, ऐसे राष्ट्रीय महिला आयोग एक सांविधिक संस्था है, कार्यरत। इसकी स्थापना 1992 के राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम के माध्यम से की गई है। दोनों सही है, क्या है व्याख्या कर रहा है, ये वाला सही है, क्वेश्चन मेरा। इसकी स्थापना 1992 के राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम के माध्यम से की गई। इसकी स्थापना 1990 के राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम के माध्यम से की गई है। पूछा क्या गया है? ये पूछा गया। क्वेश्चन समझो ध्यान से, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन अधिनियम पे आ रहा है, क्वेश्चन आयोग पे नहीं आ रहा है। अगर क्वेश्चन आयोग पे आया होता तो 1992 का, क्वेश्चन अधिनियम पे आया है। इसकी स्थापना 1992 के राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम के माध्यम से की गई। इसकी स्थापना 1990 के राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम के माध्यम से की गई। ये आयोग है 1992 में, समझे? इस अधिनियम कब आया है? 1990 में आया है। गलत हो गया दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला वाला स्टेटमेंट वाला क्या है? सही है। क्लियर? छोटा छोटा पॉइंट देखो क्वेश्चन का। शब्दावली क्वालिटी क्वेश्चन बहुत सरल आएगा, क्वालिटी की शब्दावली गलत करेगा क्वेश्चन। क्वालिटी की जो शब्दावली होती है बस इसे क्वेश्चन गलत करोगे तो बहुत सरल क्वेश्चन आता है, हल्का सा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन का बस ध्यान से पढ़ लोगे, क्वालिटी का क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगर ध्यान जरा सा ध्यान हटा, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, कोई सावधानी देखो, जरा सी सावधानी हटाई, जरा सी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सभी के साथ दुर्घटना होती है, तो इस पे ध्यान रखो। एक एक नंबर से कहां जाओगे पता नहीं लगेगा। समझे? सिलेक्टेड की लिस्ट आती है तब तो नंबर ऐसे करके देख देखो पता लगेगा ये क्यों है, यहाँ पे मिल गया। अगर नॉन सिलेक्टेड की अगर लिस्ट आए तो अगर ऐसे करके क्वेश्चन करोगे तो नॉन सिलेक्टेड की लिस्ट में नीचे से नहीं लोग कहां पढ़ो। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ो और बहुत ध्यान से उसको सॉल्व करो जाके, तब क्वेश्चन सही होगा जाके। देखो इतनी चीजें हमको राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में ध्यान रखनी है। ये हमारा हो गया कौन सा? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। देखो अल्पसंख्यक आयोग क्या क्या हम लोग देखे। अल्पसंख्यक आयोग की बात करें, अधिनियम कब आया है? 1992 में। स्थापना कब की गई है? 1993। दोनों चीजें ध्यान रखनी है, अधिनियम कब का है, स्थापना कब की। और अगर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की अगर बात करें तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो है ये 6 धार्मिक अल्पसंख्यक, 6 धार्मिक अल्पसंख्यक इनके हितों में कार्य करता है। इनमें 5 पहले से हैं और छठा जैन वर्ष 2014 में शामिल किया गया, ये ध्यान रखना। अब इसकी स्ट्रक्चर की अगर बात करें, अल्पसंख्यक आयोग की स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष होता है और 5 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष हो जाएगा और 5 सदस्य हो जाएंगे और ये सबके सब नॉमिनेट किए जाएंगे किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। ये सब किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा नॉमिनेट कर दिए जाएंगे, मतलब केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, चाहे अध्यक्ष हो चाहे 5 के 5 वाले सदस्य हो। हाँ एक उपाध्यक्ष, उसमें उपाध्यक्ष लिखा है, लिखा है उसमें लिखा हाँ एक उपाध्यक्ष, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य। ये सब किसके द्वारा नियुक्त किए जाएंगे? केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, ये जितने भी अध्यक्ष सदस्य वगैरह होते हैं ये सब नहीं, ये उपाध्यक्ष महिला आयोग में लिखा है। हाँ सीओ उपाध्यक्ष एक ही हो जाएगा, तो ठीक है। यहाँ पर आप देखिए जितने भी सदस्य होते हैं ये सब कौन से समुदाय के होंगे? सब अल्पसंख्यक। ध्यान रखना है, जितने भी ये सब होंगे ये सब अल्पसंख्यक ही होंगे। इनमें से किसी से भी हो सकते हैं, इनमें से किसी के भी हो सकते हैं, ये सब के सब अल्पसंख्यक होंगे, ये यहाँ पर कंपलसरी होता है। और अगर बात करें इसके अलावा इनके टर्म, इनके कार्यकाल की अगर बात करें तो कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। आयु का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी नहीं होता है, बस 3 वर्ष तक ये लोग अपने पद पे बने रहेंगे। रिमूवल की अगर बात करें, रिमूवल, अच्छा जब रिमूवल किया, रिमूवल मतलब हटाया ना, अपने आप ही हट सकते हैं, अपने आप हटने का तरीका। भाई कोई इस्तीफा वगैरह देते हैं, चाहे ये वाले हो चाहे महिलाएं हो, तो रिमूवल इनका कैसे होता है? इनको रिमूवल किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा इनको रिमूवल किया जा सकता है। और इसमें केवल और केवल प्रभावित व्यक्ति का पक्ष पूछा जाएगा, प्रभावित व्यक्ति का पक्ष लिया जाएगा, बाकी इसमें जांच पक्ष का जिम्मा किसी को नहीं सौंपा जाता। जब चाहे केंद्र सरकार के लोग क्या कर सकते हैं? इनको हटा देंगे, बस प्रभावित व्यक्ति का एक बार पक्ष पूछ लेंगे कि यहाँ पर ऐसा ऐसा आरोप है, बताओ आप अपनी सलाह कुछ कहना
जानते हो, अपनी सवाल कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं, अन्यथा वो उनके पद से हटा दिया जाएगा। तो हटाना आसान होता है, कोई ज्यादा टफ वाली नहीं होता। और इनके कार्य की बात करें तो कार्य किसके लिए होते हैं? कार्य अल्पसंख्यक लोगों के लिए होते हैं। अल्पसंख्यक विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। इन्हीं 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों के लिए संरक्षण के लिए कार्य करने वाली संस्था कौन सी है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। इसको नोट कर लो, इसे बस आज ही आपने सारा टॉपिक कंप्लीट है। नोट कर लो इसको, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। इसे देखो पहला पॉइंट, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। इसमें पहला पॉइंट, इसकी स्थापना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, इसकी स्थापना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के माध्यम से, इसकी स्थापना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के माध्यम से वर्ष 1993 में, वर्ष 1993 में की गई थी, 1993 में की गई थी। अगला पॉइंट, ये 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों, ये 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों के लिए, ये 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों के लिए कार्य करने वाली संस्था, ये 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों के लिए कार्य करने वाली संस्था है, कार्य करने वाली संस्था है। 6 धार्मिक अल्पसंख्यक कौन कौन से थे? इनके सामने नाम लिख लो। जैन सबसे लास्ट में लिखना, जैन के आने के दिन 2014। मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, और सबसे लास्ट में कौन हो जाएंगे? जैन। मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, 2014 में जैन। मतलब ये जो आयोग बना है सभी से 5 है, और छठा जैन कब शामिल किया गया? 2014 में शामिल किया गया। ऐसे करके सब लिख लो, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, देखो जैन। जैन हो जाएगा 2014। ठीक है। अच्छा, एक ऐसे ही क्वेश्चन में बता दो, अभी तक हमने नहीं बताया, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग दोनों कौन से भाग में भाग विकल्प दे दे, विकल्प सब बता सकते, वैसे विकल्प ले लो। भाग कॉपी करना, ठीक है, करना। भाग 16, भाग 17, भाग 21, भी आ गया। नोटा ले लो, नोटा तो नोटा पे तो बताना पड़ेगा कि कौन से में। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इतना ऐसे सोच रहे हो, जितना भारी गलत क्वेश्चन पूछ लिया। नोटा है, कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ही नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं है नहीं, ना आर्टिकल में होगा ना कहीं आपका विभाग। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं होगा ही, जितने भी हमारे नाम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इनका संविधान में कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं है। ऐसे करके सोचते हैं ना, ऐसे सोचे इतना भारी गलत क्वेश्चन भी आने कोई बताया नहीं, सोच में पड़ेगा। ये कहाँ है? संविधान में किसी भाग में नहीं है, किसी आर्टिकल में नहीं है, इसलिए एक्ट है। तो एक्ट का नाम पूछा गया, एक्ट आपको याद रखना है। नंबर दूसरा, इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं।
एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। अगला पॉइंट, इन सबको केंद्र सरकार के द्वारा, इन सबको केंद्र सरकार के द्वारा मनोनीत किया जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा मनोनीत किया जाता है। और एक चीज ध्यान रखिए, ये जो आयोग है अल्पसंख्यक कहते किसको है, यानी कि अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या, मतलब किसको होता क्या है अल्पसंख्यक, ऐसी कोई व्याख्या नहीं करता। संविधान में भी कहीं पर भी और आयोग के माध्यम से कहीं पर भी इस अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। आयोग हमारा कार्य करता है इनके हित के लिए, लेकिन अल्पसंख्यक कौन होंगे ये आयोग डिसाइड नहीं करता, ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित करने का कार्य ये अल्पसंख्यक आयोग का नहीं है। अगला पॉइंट और नोट कर लो कि ये आयोग या ये अधिनियम मतलब कार्य तो अधिनियम के माध्यम से करेगा, चाहे आयोग कह लो चाहे अधिनियम कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, अधिनियम लिखा कहीं नहीं करेगी, चाहे आयोग लिख लो चाहे स्लैश लगा के अधिनियम दोनों लिख लो। ये आयोग या अधिनियम अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं करता, अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं करता। अगला पॉइंट, इसके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। अगला पॉइंट, इन्हें केंद्र सरकार के द्वारा उनके पद से, केंद्र सरकार के द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। इन्हें केंद्र सरकार के द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है, जिसमें प्रभावित व्यक्ति का पक्ष, प्रभावित व्यक्ति का पक्ष सुना जाएगा, प्रभावित व्यक्ति का पक्ष सुना जाएगा। लास्ट पॉइंट, इसके सभी सदस्य अल्पसंख्यक वर्ग के, इसके सभी सदस्य अल्पसंख्यक वर्ग के होते हैं। इसके सभी सदस्य अल्पसंख्यक वर्ग के होते हैं। ठीक है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का टॉपिक आपका कंप्लीट। अब जितने भी हमारे संस्थाएं आई हैं इनमें आपको जो बेसिक चीज याद रखने वाली है, पहली बेसिक चीज तो आपको याद रखनी है कि इनकी स्थापना, ठीक है, इनकी स्थापना कब की गई है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो उनका आर्टिकल आपको ध्यान रखना है कि वो संस्था हमारे कौन से आर्टिकल के माध्यम से स्थापित की गई। इसके अलावा अगला इनको ध्यान रखना है स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर के साथ साथ इनकी नियुक्ति किस तरीके से नियुक्ति या फिर नियुक्ति समिति के माध्यम से है वो ध्यान रखनी है। और अगर बात करें इनका कार्यकाल, ये आपको ध्यान रखना है। और कार्यकाल के बाद अगला जो प्रोसीजर को याद रखना है वो कौन सा, रिमूवल का प्रोसीजर। इतने पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं जितनी भी संस्थाएं हमारी हो चुकी है। मतलब आपको अगर कुछ हमारी किसी स्टेट्यूटरी बॉडी है तो उसकी स्थापना ध्यान रखनी है कि किस वर्ष कौन से एक्ट वगैरह के माध्यम से उसकी स्थापना की। कॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसका आर्टिकल आपको ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, कितने अध्यक्ष मतलब कितने सदस्य कौन अध्यक्ष, ये सब ध्यान को उपाध्यक्ष होगा, ये सब ध्यान रखना है। इनकी नियुक्ति कौन से अथॉरिटी करती
राष्ट्रपति सामान्यता करेंगे। अगर किसी कमेटी के माध्यम से कर रहे हैं तो उस कमेटी में कौन कौन लोग शामिल होते हैं ध्यान रखना है। कार्यकाल किसका कितने वर्ष का होता है ये ध्यान रखना है। इसके अलावा इनको रिमूवल को हटाने की क्या क्या प्रक्रिया होती है ये ध्यान रखिए। अब जितने भी आयोग हमारे हो चुके हैं सब आपने पढ़ ही लिए हैं। एक बार स्टार्टिंग से इतने ही पॉइंट हमें बता दो। एक कॉपी दे दो, इसका कंप्लीट लिखा सके बिना कॉपी में देखे, ठीक है। कॉपी बंद ना पढ़ना ना पढ़ो, कॉपी बंद कर लो। कॉपी बंद, हाँ इसे करके पढ़ना पड़ रहा है, देखे देखे बताएंगे। कॉपी बंद कर लो। अब बिना देखे स्टार्टिंग से जिस आयोग के बारे में पूछे उस आयोग का इतने एक पॉइंट पूछेंगे, ज्यादा डीप में जाएंगे नहीं। 5 मिनट के लिए रिवीजन कर देते, पूरा बता दो सारे के सारे बात, ठीक। निर्वाचन आयोग से स्टार्ट किया था। निर्वाचन आयोग पहला बता दो। निर्वाचन कॉपी नहीं करना, कॉपी बंद कर लो। हाँ कॉपी बंद कर लो, बिना कॉपी में देख के बताना, ठीक है। निर्वाचन आयोग कौन से भाग में है? निर्वाचन आयोग कौन से भाग में है? भाग 15 में। आर्टिकल बता दो, आर्टिकल कौन कौन से हैं? 324 से 329 तक। ये सारे आर्टिकल ध्यान में 324 से 329 बता। 324 में, 25 में, 26 में, 27 में, संसद द्वारा कानून बनाने की 28 में, 29 में न्यायपालिका का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। अगला बता दो जो हमारे निर्वाचन आयुक्त होते हैं कितने होते हैं? 3 होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 2 अन्य आयुक्त। पहले 1 होता था, कब से 3 कर दिए गए हैं? 61 में संविधान संशोधन के माध्यम से किए, उम्र चेंज की गई। तभी वर्ष वही 1989 में इसको 3 सदस्यीय कर दिया गया है। और बता दो इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। इनको किसके समान वेतन भत्ता दिया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान वेतन भत्ता दिया जाता है। और इनका वेतन भत्ता भारत सरकार की संचित निधि पर कैसा व्यय होता है? भारत व्यय होता है। सबसे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम बता दो, कौन थे? सुकुमार सिंह पहले थे, वर्तमान में कौन है? ज्ञानेश कुमार है। और बता दो निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष या 70 वर्ष के। अच्छा मानवाधिकार का कितना होता है? मानवाधिकार का कितना होता है? 70 का मानवाधिकार का होता है। 4 वर्ष का। सीबीसी का कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक का कार्यकाल होता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक का कार्यकाल होता है। और बता दो संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान कौन से भाग में है? 14 में है। 14 में आर्टिकल बता दो। 315 से 323 तक इसका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। और बता दो स्ट्रक्चर बता दो कितने अध्यक्ष सदस्यों का सब कितने होते हैं? कितने सदस्य? 3 होते हैं। एक अध्यक्ष मैक्सिमम 10 सदस्य तक इसमें हो सकते हैं। और बता दो कार्यकाल वगैरह कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष से 65 वर्ष मेरे ख्याल में 4 वर्ष से 65 वर्ष आया है। 4 65 तो आया, 3 65 तो केवल 3 आया होगा, केवल 3 आया। 6 वर्ष से 65 वर्ष की आयु का कार्यकाल होता है। राज्य लोक सेवा आयोग का कितना होता है? राज्य लोक सेवा आयोग 6 मास है। 6 मास आगे तो 6% कैसे निकलेगा? अच्छा नीचे चले और बता दो अनुसूचित जाति आयोग कौन से आर्टिकल में? एससी आयोग 338। एसटी कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से अलग अलग कर दिए? 89 संविधान। वर्ष बता सकते हैं? वर्ष कौन सा वर्ष बता दो। 89 का संविधान संशोधन वर्ष बता 2003 या 2004। रिवीजन करते रहो, हम आगे बढ़ते रहो, पीछे बढ़ते रहो। ढंग से देखो, ढंग से रिवीजन कर ले हुए, ढंग से रिवीजन करो। ऐसे मेरे तरह हाथ हिलाते हो, हाथ हिलाते जाओ, पता ही नहीं लगे कहाँ पढ़ने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। किसी पता लगे कुछ ऐसे आए, कोई पूछेगा चल देख बता रहा
पहला बता दो एनसीएसटी हो गया, अगला बता दो पिछड़ा वर्ग है ओबीसी वाला, ये इसकी स्थापना कौन से अधिनियम के माध्यम से की गई है? संविधान संशोधन अधिनियम, बताओ कौन सा पिछड़ा वर्ग है? एनसीबीसी का 102 और आर्टिकल 338 भाषा अल्पसंख्यक आयोग कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है? भाषा अल्पसंख्यक वाला आप ही पढ़ रहे हो, हम तो नहीं पढ़ेंगे, हमारा मन चाहे हम पढ़े चाहे हम पढ़े, हमारी कॉपी हमारा पेज हमारा दिमाग हमारा टाइम, सही बात है ना? सही बात है। 350 बी में है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम है भाषा अल्पसंख्यक आयोग के लिए। कैट बता दो कौन से आर्टिकल में? कैट पूरा कैट का कॉन्सेप्ट बता दो कौन से आर्टिकल से? 151 तक। कार्यकाल बता दो कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। मानवाधिकार आयोग के लिए एक्ट बता दो कितना है? मानवाधिकार आयोग का एक्ट वर्ष दे दें, विकल्प दे दें 1990, 91, 92, 93, ठीक है? कब से 1990, 1991, 1992, 1993। लाया गया था। चलो आज ये टेस्ट करेंगे शाम को वाले। आज पॉलिटिकल क्लास है, पॉलिटिकल आज यही सब होगा जानते हैं। आज ही नहीं मतलब 8 बजे से 8 बजे से आज 8 बजे से देखो ये आपका टॉपिक हो गया। इसके बाद आता है पंचायती राज। पॉलिटी का सबसे बोरिंग टॉपिक है, यही वाला जो पढ़ा है, अरे पूरी पॉलिटी का सबसे बोरिंग टॉपिक है यही वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है। तो इसमें इतनी कंफ्यूजन रहती है कि कहीं 4 वर्ष के 5 वर्ष के 6 वर्ष के इनने हटाया उनने हटाया इनने सीमा यही सब चलता रहता है। सबसे बोरिंग टॉपिक पूरी पॉलिटी का है, बाकी पॉलिटी कोई चीज बोरिंग नहीं है। देखो इसके बाद हमारा आता है पंचायती राज। अगला टॉपिक कौन सा रहता है? पंचायती राज। पंचायती राज को देख लेते हैं। पहले तो आपको एक नजर में पंचायती राज, जब तक पंचायत 2 दिन में पंचायती राज खत्म करेंगे तो आज और मेरे ख्याल से कल बचा थोड़ा बहुत 2% उठेगा और मैं कल तक ही कंप्लीट हो जाएगा। पंचायती राज के जितने भी आर्टिकल्स हैं सब आपको बता दिए, एक बार बता दिए थे, एक बार वो भी एक नजर में देख लेंगे। जब तक पंचायती राज बीच बीच में आएगा सारे आर्टिकल्स देख लें, बहुत आर्टिकल्स हैं, वैसे करके याद हो गए आराम से आप जान देखो कहां से कहां तक हैं। 243 से 243 तक इतने हमारे आर्टिकल्स हैं। सारे आर्टिकल्स आपको पता होते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स में क्या क्या है, तो कैसे करके पहले बेसिक सभी बातें देखेंगे। अभी केवल एक नजर में सारे आर्टिकल्स देख ले रहे हैं। जब आर्टिकल 243 तो 243 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ एबीसीडी पढ़ने के लिए एक बड़े में एबीसीडी पढ़ रहे हैं। कितने आर्टिकल्स आपको ध्यान रखने हैं पंचायती राज में? सब 243 लगा हुआ है, सब क्या 243 लगा हुआ है। 243 से लेकर 243 तक सारे कॉन्सेप्ट किसके हैं? पंचायती राज के हैं। अब ये सब देखो आर्टिकल्स कैसे कैसे करके याद रखोगे आराम से आप हो जाएंगे, कोई भी ज्यादा दिमाग इसको नहीं लगाना है, बस रट्टा नहीं मारना है। ये 3 आर्टिकल से स्टार्टिंग पहले छोड़ो, ठीक है? स्टार्टिंग के 3 आर्टिकल छोड़ दो। 243 को परिभाषाएं बताना है, 243 ए में इसका स्ट्रक्चर है, कौन कौन सा स्ट्रक्चर में बात देखेंगे। 243 सी, सी का मतलब क्या हो गया? कंपोजिशन। सी का मतलब हो गया कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब गठन करना। तो इसमें कौन कौन शामिल होंगे? इसमें प्रधान जी होंगे, सदस्य होंगे, जिला पंचायत के सदस्य होंगे, जिला पंचायत के अध्यक्ष होंगे, ब्लॉक के बीडीसी मेंबर्स होंगे, ब्लॉक प्रमुख होंगे। ये सब कंपोजिशन किसमें दिया गया है? 243 सी में, ठीक है? अगला कौन सा? 243 डी। डी का मतलब क्या हो गया? डिबेट। जब भी कोडिंग याद रखो, कोडिंग याद रखोगे अपने आप आएगा। डी से क्या निकल गया? डी से डिबेट। बहस, बहुत ज्यादा बहस होती है, इन्हें आरक्षण मिलना चाहिए, उन्हें आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, हमें कम मिल रहा है, उन्हें ज्यादा मिल रहा है। आरक्षण में डिबेट होती रहती नहीं होती, इतनी ज्यादा डिबेट होती है कि चाय पीने चले जाओ तो चाय बनाने का इतना विशेषज्ञ बन जाएगा जाके किसी आरक्षण को लेके कि पूछो ही मत वहां पे। तो डी डिबेट, इसमें क्या हो जाएगा? आरक्षण पर डिबेट। डिबेट किस पर होती रहती है? आरक्षण में। पंचायत में किसको किसको आरक्षण मिलेगा? तो कौन सा दिया गया है? 243 डी में लिखा है। 243 ई, ई मतलब एंड
टी मतलब एंड, कब इनका एंड हो जाएगा, मतलब कार्यकाल, पंचायतों का एंड कब हो जाएगा, मतलब 5 साल तक काम करेंगे, इसका एंड हो जाएगा, ठीक है। तो कार्यकाल हो जाएगा। एफ, एफ मतलब क्या होगा, फेल, एफ से मतलब क्या हो गया, एफ से हो गया फेल, फेल हो गए, फेल मतलब अयोग्य हो गए, ठीक है। पास हो गए तो योग्य हो गए, और फेल हो गए तो अयोग्य। जैसे कि पास हो जाए, ठीक है, पास हो जाए तो उससे कहानी सुनाए कि मेरे दादाजी जो थे वो बीड़ी पीते थे और उनकी बीड़ी से लाइट उठती थी, उसी बैठ के पढ़ते थे, मेरे पास इतने संसाधन नहीं थे, तो हाँ पास का मैंने बहुत मेहनत करी है। अबे फेल हो गए, अगर फेल हो गए तो चाहे घर में कितने भी संसाधन लगा के रखे हुए होंगे, अरे पढ़ता ही नहीं होगा, पढ़िए नहीं होगी, खाली होगा, इसी पे मौज मस्ती कोचिंग जाते थे, चले आते, समझ रहे समझ। तो फेल का मतलब क्या हो गया, अयोग्यताएं। अगर फेल हो गए तो क्या हो गए, अयोग्य हो गए। पंचायतों की अयोग्यताएं कौन से आर्टिकल में है, 243 एक्ट में। जी, जी मतलब पार्ले जी, जी मतलब क्या है, पार्ले जी, पार्ले जी खाना बहुत देर भूख लग रही थी, ऐसे पकौड़े में तो बहुत देर एनर्जी है, डाउन हो गई, पार्ले जी खा लिया है, शक्तिमान बन गए जरा देर, मतलब क्या हो जाएगी, पार्ले जी, इससे मिल जाएगी पंचायतों को शक्तियां। शक्तियां कौन से में है, 243 जी में, जी पार्ले जी, पार्ले जी खाएंगे एनर्जी आ जाएगी। तो पंचायतों की शक्तियां कौन से आर्टिकल में है, 243 जी में। कोडिंग याद रखो, अपने आप आर्टिकल ध्यान रखो कौन से क्या है। एच आई जे, इन तीनों को इकट्ठा कर लो, एच आई जे तीनों को इकट्ठा कर लो, तीनों से क्या आ जाएगा, हाईजैक, एच आई जे को अगर मिलाओ क्या आ जाएगा, हाईजैक, हाईजैक कर दिया, हाईजैक कर किडनैप करना, ठीक है, अपहरण करना, किडनैप करके क्या करेंगे, फिरौती मांगेंगे, फिरौती मतलब पैसा, पैसा ला के दो, बालक को लेके जाओ, ये करेंगे नहीं करेंगे। तो हाईजैक मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वित्त से संबंधित प्रावधान है, बीच वाला ले लेते हैं, 243 आई वाला ले लेते हैं। आई में क्या है, वित्त आयोग, कहाँ का, राज्य का, राज्य का वित्त आयोग। एच में जो हमारी कराधान की शक्तियां होती है वो है, और जे में इनकी खातों की ऑडिटिंग वगैरह है, आई वाला ले लेते हैं। आई आपका सबसे मेन है, राज्य का वित्त आयोग। के को भी छोड़ देते हैं, के पे कोई ट्रिक नहीं लगती, जो कहीं का ना लगे उसको के लगा देना, ठीक। के में हमारा क्या है, राज्य का निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग, इसमें आपकी कोई कोडिंग नहीं बनती है, बाकी समय बन जाएगी। एल मतलब लागू होना, एल मतलब लागू होना, कहाँ कहाँ इसको लागू करेंगे, यूटीज में सामान्यतः लागू नहीं होता है, और कौन कौन सी यूटीज किस तरीके से लागू होगा उसको कहाँ बताया गया है, 243 एल यूटी में लागू करते हैं, लेकिन अलग तरीके से लागू करते हैं। यूटी को बोल सकते हैं यूनियन टेरिटरी, संघ राज्य क्षेत्र, तो संघ राज्य क्षेत्र उस तरीके से लागू नहीं होता है जैसा यूपी में लागू होता है। एंड मतलब मना करना, मना करना मतलब कहाँ कहाँ पंचायती राज को लागू करने से मना किया गया है। स्टार्टिंग में पंचायती राज लागू हुआ था तो 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची, यहाँ पर पंचायती राज को लागू करने से मना किया गया था। 5वीं में क्या दिया गया है, 5वीं में शेड्यूल्ड एरिया दिए गए हैं, और 6ठी में ट्राइबल एरिया दिए गए, जनजातीय क्षेत्र, तो यहाँ पर लागू नहीं होता था। बाद में 5वीं अनुसूची पे लागू करने के लिए कमेटी बनाई गई थी, दिलीप सिंह भूरिया कमेटी, और उसकी सिफारिश पर एक एक्ट बनाया गया था। तो एक्ट कौन सा था, पेशा अधिनियम 1996, अभी आगे आएगा तो देखेंगे। पेशा, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल्ड एरिया, तो 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों पर इसका एक्सटेंशन कर दिया गया, लेकिन ट्राइबल एरिया पर अभी भी लागू नहीं होता। तो कहाँ कहाँ पर इसको लागू नहीं करेंगे, ये मना करने की बात की गई है, कौन से आर्टिकल में, 243 एंड, ठीक। एंड यानी कि एंड मतलब न्यू पंचायत, जो नई नई पंचायतें गठित होकर आई हैं, इन नई पंचायतों का जो पहले से नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल के रूप में जो पंचायतें चल रही हैं उससे कनेक्शन क्या होगा, ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है, 243 एन में। वो मतलब आदर्श, वो मतलब आदर्श के बाकी कोई सा भी कॉन्सेप्ट जो हमारे किसी में नहीं आता, जो परिसीमन वगैरह बचा हुआ है, वो सब किस में आ जाएगा, 243 ओ में आ जाएगा। इतने आर्टिकल आपको ध्यान देने हैं पंचायती राज के। तो कहते हैं रूटीन हमारे स्टार्टिंग में छोड़ दो, इसमें हमारी क्या देंगे, परिभाषा दी गई है, इसमें परिभाषा दी गई है, और उसमें स्ट्रक्चर दिया गया है कौन सा, त्रिस्तरीय संरचना, त्रिस्तरीय संरचना, इसको अलग से देखेंगे। सी से ध्यान रखो, सी से ध्यान रखो, 243 सी, सी मतलब कंपोजिशन, कंपोजिशन मतलब गठन, टी मतलब डिबेट, डिबेट किस पे होती है, आरक्षण पे, टी मतलब एंड, एंड मतलब कार्यकाल, एक्ट मतलब
के मतलब अयोग्यताएं, जी मतलब पार्ले जी मतलब शक्तियां, पंचायतों को जो शक्तियां दी गई वो 29 शक्तियां दी गई, कौन से हो जाएगा 244 जी में हो जाएगा। हाईजेक कर लेंगे, पैसा मांगेंगे 244 आई में क्या है राज्य, पैसे से संबंधित आयोग कौन सा है राज्य का वित्त आयोग, के में हमारा बच्चा कौन सा राज्य का निर्वाचन आयोग। एड मतलब कहां लागू होगा, एड मतलब कहां मना करेंगे, एड मतलब जो नई पंचायतें हैं इनका पुरानी पंचायतों से क्या रिलेशन होगा, वो मतलब आता है। बाकी जो भी कौन से बच्चे कौन से में आ जाएगा वो में आ जाएगा। इतने आदमी का क्या बोले क्या जाएगा हो जाएंगे, हटा दें हटा के पूछ रहे हैं इतनी सारे तरीका अगर एक बार देख लोगे आराम से आप सारे रट्टा भी नहीं मार पाते, कौन से इतने सारे आर्टिकल कैसे करके याद करें, पहले से बहुत ज्यादा है, अब इतने आराम से कैसे करके याद करें, इनको लिख लो फिर बता दो कौन से आर्टिकल। त्रिस्तरीय व्यवस्था, तीन स्तर पे काम करती है, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत, वो तीनों स्तर हमारे इसमें आ जाएगा। अभी देखें त्रिस्तरीय व्यवस्था, ये ए भी दोनों में है, ये भी दोनों। अब क्या क्या किस तरीके से होता है ग्राम इनकी सबकी परिभाषा वगैरह सब तीनों, ये तीनों में अलग से आर्टिकल देखेंगे, ठीक है। पहले ये वाले हमारे इतने याद होगा, इन तीनों में लोग अलग से देखेंगे परिभाषा किसकी किसकी त्रिस्तरीय क्या है, इसका पे ये ए और बी दोनों में ये बताया गया त्रिस्तरीय व्यवस्था होगी। त्रिस्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था कैसे काम करेगी, शासनिक व्यवस्था कैसे काम करेगी, प्रशासन शासन अलग-अलग कार्य करता है। जैसे पंचायतों में कर देंगे तो प्रधान होता है और प्रधान के साथ एक प्रशासनिक अधिकारी होता है, इसको बोलते हैं बीडीओ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी तो ग्राम पंचायत अधिकारी बीडीओ। तो देखिए पूरी पंचायत देखिए पंचायत नहीं देखिए, पंचायत देखिए किसी ने देखिए वो तो जीतू भैया होते हैं, जीतू भैया ग्राम सचिव साहब कौन है, वही होते प्रधान जी के जो सहायक कह सकते हैं कि प्रशासनिक सहयोगी होते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको बीडीओ या बीडीओ, तो ग्राम सचिव कहते हैं। कौन सा वो दूसरा था वो ये वाला था, वो बीडीओ ये होता है। आप लोग अपनी नौकरी तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उसमें अगर थोड़ी सी रैंक कम रह जाएगी तो ये वाला पैसा भाई ये होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर खंड विकास अधिकारी, ये होता है बीडीओ विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर ग्राम विकास अधिकारी। नहीं ये तो अलग से ये यूनिट वाला सी करा था, अभी जिंदगी हुई थी, अभी जिंदगी में हुआ था इसका वीडियो में हुआ था, जो हमारे पढ़ा हुआ था जिसने हमारा पेपर था उसमें भी आया था बेस, तो ये वाला छूट गया था। हां तो ये भी अभी जस्ट हुआ था, फिर से आएगा यूनिट वाला सी के माध्यम से होती है। तो ये वाला अलग अधिकारी होता है, ये वाला हां पैड वगैरह के होते हैं, तो पैड के माध्यम से होता है हां इनको समझ से आगे वाली है। तो ये अलग वैकेंसी होती है, ये वाली फिर ये विशेष अधिकारी होता है, ब्लॉक लेवल होता है, ये विशेष अधिकारी होता है, ये आगे में होता है। सारे आर्टिकल बता दिए हां ये वीडियो किस में आता है कौन सा ये वीडियो हां ये वाला आता है, ये वाला आता है, ये वाला इन विशेष जो विशेष क्या कहते हैं कई सर्विसेज होती हैं, उसी लिए क्या बोलते हैं पीडीएस प्रोविंशियल डेवलपमेंट सर्विसेज, तो इसमें आता है आपका पीडीएस। जैसे हम यूपीएससी का एग्जाम देते कई आपकी वैकेंसी में आईएएस आईपीएस आईआरएस के सर्विसेज होती है, ऐसी करके इसमें पीडीएस अलग होती है, पीडीएस अलग होती है, पीपीएस अलग होती है, पीसीएस अलग होती है, ऐसे पीडीएस में आते हैं पीडीएस होती है ना, पीडीएस होती है, सीडीएस वो यूपीएससी का एनडीएससी वो मिलिट्री के लिए वाली बात हो गए थे आर्टिकल बता दें कि एक नजर के सारे आर्टिकल सब बता दो कि कौन से में क्या क्या है, फिर इसकी स्टार्टिंग देखा कैसे होती है। बिना कॉपी में देख के बता दो 243 सी में क्या है डायनामिक कंपोजिशन, बी में आरक्षण, बी में आर्टिकल एफ में अरे जो बीच में लिखी ये संविधान ने लिखी हुई है, हम लोगों ने खाली याद करने के लिए बनाए रखी है, वरना सोच हमें 243 एफ में क्या है और सुधारिए फेल तो मैं लिख गया वो लिखा हुआ ही नहीं है, हम चीजें पढ़ गए तो ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है इधर वाला लिखा हुआ मिलेगा, इधर वाला याद रहे इसलिए बीच में हमने ये बना रखा है, ठीक है। वरना हां वरना पेपर ढूंढो कि 243 एफ में क्या है, अरे फेल है ही नोटा है तो नोटा लगा के चले जाओ और मतलब सी में आयोजन लिखी हुई है तो हां तो मिलेगा ये वाला बीच वाला हमने जो याद करने के तौर पर बना रखा है। तो एफ में क्या है फेल मतलब आयोजन, जी मतलब शक्तियां, वरना
नहीं लिखा हुआ है। HIJ में क्या है 45 के में विभाजन है, के में विभाजन है, मतलब लागू, एन मतलब कहां लागू नहीं होंगे, एन मतलब नई पंचायतों का पुरानी पंचायतों से कनेक्शन, वो मतलब अन्य का किस तरीके से पंचायतों को किस तरीके से हम लोग हैंडल करेंगे, जैसे कौन से मान जाए वो में आ रहे कल पूछेंगे आज, ठीक है। कल हमारी पंचायत स्टार्ट होगी तो कल पंचायत पूछेंगे और लोग ये देख लेते हैं कैसे करके पंचायती राज का हमारे स्टार्टिंग हुई है पंचायती राज। हिस्ट्री पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक है, हिस्ट्री आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रखा है और मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोगों ने अलग-अलग तरीके के अधिनियम पढ़े होंगे, ठीक है, अलग-अलग तरीके के अधिनियम पढ़े होंगे और दो कॉन्सेप्ट होते हैं। पंचायती राज लाने का मेन फोकस क्या था, सेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया को हतोत्साहित करना, मतलब लोकतंत्र की प्रक्रिया को क्या करना, डिसेंट्रलाइज्ड करना, इसको कहते हैं विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण मतलब कानून बनाने की शक्तियों का विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब जैसे केंद्र है, जैसे हमने बोला बना लिया ये केंद्र है, इसको ऐसे करते हैं बाहर तक लेके जाओ, इसको क्या बोलते हैं, इसको विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। और अगर वही चीज अगर ऐसे करके है, इसको सबको इकट्ठा करके यहाँ पे ले गया, एक जगह पे फोकस करें, उसको क्या बोलते हैं, इसको सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। तो डिसेंट्रलाइज करना है शक्तियों को, ये किसके माध्यम से, पंचायती राज के माध्यम से। इसी का दूसरा उद्देश्य क्या होता है, लोकतंत्र की प्रक्रिया में स्थानीय भागीदारी सुनिश्चित करना, स्थानीय भागीदारी सुनिश्चित करना। ये कार्य किसके द्वारा किया जाता है, पंचायती राज के माध्यम से। हम लोग अगर स्टार्टिंग में देखें, जब अंग्रेज भारत में आए तो अंग्रेज भारत में आए तो उस समय अंग्रेजों ने भारत में अपनी 3 प्रेसिडेंसियां बनाई थी, 3 प्रेसिडेंसियां बनाई थी। तीनों प्रेसिडेंसियां कौन-कौन सी थी, एक प्रेसिडेंसी ये वाली है, एक प्रेसिडेंसी ये वाली है, एक प्रेसिडेंसी ये वाली है, 3 प्रेसिडेंसियां बनाई। ये वाली प्रेसिडेंसी कौन सी है, ये कलकत्ता हो जाएगी, ठीक है, ये वाली कौन सी हो जाएगी, ये मद्रास हो जाएगी, और ये वाली कौन सी है, ये बम्बई हो जाएगी। ऐसे 3 प्रेसिडेंसियां हैं। इन 3 प्रेसिडेंसियों में अपना अपना एक गवर्नर होता है। यहाँ पर भी एक गवर्नर, यहाँ पर भी एक गवर्नर और यहाँ पर भी एक गवर्नर। तीनों प्रेसिडेंट थोड़ा सा हिस्ट्री में आ रहे हैं, इसके बाद हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तीनों प्रेसिडेंसियों में अपना अपना एक गवर्नर होता है। ये क्या करता है, बम्बई वाला गवर्नर जो भी कानून बनाएगा, ये हम लोग बात करें अंग्रेज यहाँ पर आ चुके हैं, उनके तीनों प्रेसिडेंसी तब की। बम्बई वाला गवर्नर अगर कोई कानून बनाएगा तो पूरे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में ही लागू होगा, वो वाला कानून कलकत्ता प्रेसिडेंसी में लागू नहीं होगा। कलकत्ता के गवर्नर ने कोई कानून बनाया तो कलकत्ता प्रेसिडेंसी में लागू होगा, वो यहाँ पर लागू नहीं होगा। मद्रास वाला दिल्ली कानून बनाएगा वो यहाँ पर लागू होगा। ठीक, अपने अपने क्षेत्र में कानून बना रहे हैं। जैसे मान लिया ये हम लोगों का ये प्रेसिडेंसी हो गई, ये ब्रिटेन प्रेसिडेंसी चलती है, तो यहाँ पे अगर हम लोगों वाले हम हैं यहाँ पे गवर्नर, ठीक है, हमने यहाँ पे कोई रूल बना कर रखा हुआ है तो यहाँ पर ही लागू होगा कि ब्रिटेन में लागू होगा, यहीं पे लागू होगा, यहीं पे लागू होगा, वो ब्रिटेन में लागू नहीं होगा। और ब्रिटेन में अगर उन्होंने कोई रूल बनाया होगा तो वो यहाँ पे लागू नहीं होगा। ऐसी चीज यहाँ पर थी, बम्बई वाले गवर्नर का कानून केवल और केवल बम्बई में लागू होगा, मद्रास वाले का कानून केवल मद्रास में और कलकत्ता वाले का केवल कलकत्ता में। अब दिक्कत यहाँ पे ये हो रही है, मान लिया कि कलकत्ता के गवर्नर ने कोई कानून बना रखा है कि आराम से जितने भी लोग हैं सब अफीम बेचें। यहाँ पे अफीम बेचने हमने मान लिया एक तरीके से क्राइम नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया कि यहाँ के कलकत्ता के गवर्नर ने कानून बनाया है कि अफीम बेचना किसी भी तरीके का क्राइम नहीं है। ये कानून कहाँ लागू होगा, कलकत्ता में। मतलब पूरे बंगाल में आराम से अफीम बेचो, आवाज लगा लगा करके बेचो, अफीम बेचो, किसी तरीके का कोई क्राइम नहीं है। लेकिन मद्रास में एक ऐसा कानून बनाया गया है, इसके माध्यम से अगर कोई व्यक्ति अफीम बेच रहा है तो क्या हो जाएगा, वो क्राइम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी मान लिया अफीम बेचना लीगल है, इन दोनों जगह पर लीगल है, लेकिन मद्रास के गवर्नर ने कानून बना रखा कि मद्रास में बेचना क्राइम है। अब मान लिया कोई व्यक्ति जब वो कलकत्ता में रहता था, कंपनी का मालिक कर्मचारी है, कलकत्ता में रहता है और वहाँ पे आराम से अपना कंपनी का भी कार्य करता है, जब फ्री हो जाता है तो ओवर टाइम आराम से अफीम बेचना जाता है। ठीक है, थोड़ा ओवर टाइम कम हो जाएगी, अफीम बेचना, क्योंकि यहाँ पर अफीम बेचना इलीगल नहीं है। थोड़े समय के बाद मान लिया उसका ट्रांसफर हो गया और ट्रांसफर होने को कहाँ पहुँच गया, मद्रास पहुँच गया। जब मद्रास पहुंच गया तो उसकी आदत तो वही पड़ी हुई है कि जैसी ड्यूटी से आएगा आप अफीम बेचने जाएगा। तो
तो इसने क्या किया, अब उसको पता भी नहीं है यहाँ पे क्राइम है, तो इसने क्या किया, अपनी ड्यूटी से आया, अभी अपनी ड्यूटी से जा रहा है, यहाँ पर उसको पुलिस ने पकड़ लिया और उसको क्राइम के वाले 1 साल की सजा दे दी। जो भी अपनी सजा बनने वाले 1 साल 6 महीना 1 महीना या जुर्माना वाला जो बनते हो वो उसने सजा दे दी। अब ये सोच रहा है कि कलकत्ता में तो आराम से बेचते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पे नहीं बेच पा रहे। थोड़े समय के बाद अब इसका फिर से ट्रांसफर हो गया, कहाँ पहुंच गया, मतलब बम्बई पहुंच गया। अब बम्बई में भी अपनी बेचना किसी तरीके का क्राइम है, आराम से बेचो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप बताओ ये बेचेगा जाके क्या, ये नहीं बेचेगा, ठीक है। दूध की जली हुई बिल्ली मट्ठा फूक के पिएगी, कहते नहीं कहते। तो ये 1 साल तक की सजा काट के आया हुआ है। तो अब ये बम्बई में अफीम नहीं बेचेगा, लेकिन देखा इसका पड़ोसी बेच के आ रहा है, ठीक है। ये बहुत कंफ्यूज कि कलकत्ता में थे, आराम से बेचते थे, कोई दिक्कत नहीं, ट्रांसफर यहाँ पे हुआ, यहाँ पे बेचा तो पुलिस पकड़ के लेके चलेगी। अब यहाँ पे अगर बेच रहे हैं तो हम अगर बेचेंगे हमें पकड़ के लेके चली जाएगी, लेकिन पड़ोसी नहीं पकड़ के लेके जा रही, ठीक है। ये क्यों नहीं बेच रहा है, क्योंकि ये एक बार क्राइम के बंदे में सजा काट के आया हुआ है। तो ये कानून में विसंगतियां हैं, कानून में एकरूपता नहीं है, कहीं पर कोई काम लीगल है, कहीं पर कोई काम इलीगल है। वही काम ये अंग्रेजों के ही क्षेत्र में, एक क्षेत्र में वो काम लीगल है, एक क्षेत्र में वो काम इलीगल है। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए क्या किया गया था, एक एक्ट लाया गया था, वो कौन सा था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। पढ़ा होगा, ठीक है। पूरा एक्ट नहीं देख रहे, उतना एक्ट देखेंगे जितना हमारे काम का है, ठीक है। बाकी आपने अपना पूरा एक्ट पढ़ा हो, हिस्ट्री पढ़ा तो इतना देखें जितना हम लोगों के पंचायती राज से कनेक्शन हुए, ठीक। अब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से क्या कर दिया गया, ये जो विसंगतियां हैं इसको दूर करने का प्रयास किया गया और कहा गया कि इस कानून बनाने की शक्ति का सेंट्रलाइजेशन कर देते हैं, कानून बनाने की शक्ति का केंद्रीकरण कर देते हैं। केंद्रीकरण कैसे करके कह दिया गया कि कानून तो ये भी बनाएंगे, कानून तो ये भी बनाएंगे, लेकिन इन दोनों के बनाए हुए कानून को अप्रूवल कौन देगा, कलकत्ता का गवर्नर, ठीक है। कानून ये लोग बनाए हैं और इनके बनाए हुए कानून को अनुमोदन देने का अधिकार किसको दे दिया गया, कलकत्ता के गवर्नर को। कानून बनाने की शक्ति एक जगह पे सेंट्रल कर दी, कहां पर, कलकत्ता। इन दोनों जगहों पे कानून बनाने का अनुमोदन देने का अधिकार किसको मिल गया, बंगाल के गवर्नर को मिल गया। तभी कह दिया गया कि भाई देखो ठीक है, हम अब तो हम इन दोनों के हेड हो गए। बंगाल का गवर्नर क्या कह रहा है, बंगाल का गवर्नर कह रहा है इनका जो कानून है उसको हम अनुमति दे रहे हैं, इनका कानून उसको भी अनुमति दे रहे हैं। ये भी गवर्नर, ये भी गवर्नर, ये भी गवर्नर। पर फीलिंग नहीं आ रही सीनियर वाली, इन तीनों में सीनियर कौन है, ये वाला है। तो कह रहा है फीलिंग नहीं आ रही सीनियर वाली, थोड़ा सा फीलिंग आए, ऐसे करके फीलिंग आएगी तुम्हारा नाम बदल देते हैं। तो नाम बदल कर क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल। क्या है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बंगाल के गवर्नर को क्या किया गया था, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, ऐसे इसीलिए बना दिया गया था। अब कानून बनाने की शक्ति का केंद्रीकरण कर दिया गया। जब कानून बनाने की शक्ति का केंद्रीकरण कर दिया गया, आगे चल के समस्याएं उत्पन्न हो रही है कि कलकत्ता के गवर्नर को, गवर्नर इतना बड़ा अधिकारी राष्ट्रपति समझ लो, आज राष्ट्रपति उस वक्त गवर्नर जनरल, एक ही बात है। तो कलकत्ता के गवर्नर जनरल को कोई जरूरी थोड़ी है कि यहाँ पर पीलीभीत के छोटे से गांव की कोई समस्या की जानकारी हो, नहीं पता होगी भाई। वो तो कलकत्ता में बैठा हो, उसको कहाँ से पता होगा कि पीलीभीत में पता लगे पहाड़ी महाविद्यालय के सामने की सड़क टूटी है, बनवा देते, उनको थोड़ी पता होगी। ये जानकारी किसको भी, यहाँ के लोकल स्तर के नेताओं को जानकारी। तो आगे चलिए गवर्नर जनरल आएगा है वायसराय, इसका नाम होगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन गवर्नर जनरल आ जाएगा वायसराय, इसका नाम क्या है, लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन की अगर बात करें तो इसका कार्यकाल 1880 से 1884। ये कौन रहेगा, भारत का वायसराय रहेगा। और इसी लॉर्ड रिपन के समय ये चीज समस्या महसूस की गई कि छोटे स्तर की लेवल की चीजों को बड़े स्तर का अधिकारी नहीं समझ सकता, तो ऐसा करते हैं छोटे स्तर के लोगों के लिए छोटे स्तर पे समस्या का समाधान निकाल देते हैं। तो इसने क्या किया था, इससे स्थानीय सुशासन से संबंधित, स्थानीय सुशासन से संबंधित एक घोषणा पत्र जारी किया, घोषणा पत्र जारी किया। इसीलिए भारत में स्थानीय सुशासन का जनक इसको माना जाता है, हमारे यहाँ 1882 से स्थानीय सुशासन पद्धति शुरू हो गई और भारत में स्थानीय सुशासन पद्धति शुरू करने वाला कौन है, लॉर्ड रिपन। इसको क्या कहते हैं, स्थानीय सुशासन का जनक।
कोई नई बात नहीं थी, ग्राम पंचायतें वगैरह ये कोई नई बात नहीं थी। आप लोग एंशिएंट पढ़ोगे, एंशिएंट में आप लोग पढ़ोगे चोल साम्राज्य, दक्षिण का चोल साम्राज्य पढ़ोगे तो चोल साम्राज्य अपने स्थानीय सुशासन के लिए फेमस था। ठीक, वहां पर बहुत बढ़िया तरीके से स्थानीय सुशासन पद्धति चलती थी। इसको बड़े लेवल पे आधुनिक स्तर पर किसने लागू कर दिया? लॉर्ड रिपन ने लागू कर दिया। भारत में स्थानीय सुशासन का जनक किसको कहते हैं? लॉर्ड रिपन को कहते हैं। लेकिन क्योंकि ये संस्थाएं लोकल लेवल पे कार्य कर रही है और किसके कंट्रोल में कार्य कर रही है? सरकार के कंट्रोल में कार्य कर रही है। अभी तक भारतीयों को यहाँ की राजनीति में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं है। मतलब सांसद विधायक वगैरह आगे चलके हो जाएंगे, सांसद विधायक धीरे धीरे करके भारतीय बाल बनना स्टार्ट करेंगे। अभी भारतीय सांसद विधायक नहीं बन सकते, नहीं तो प्रधान जी बनो आराम से। ठीक है, स्थानीय सुशासन पद्धति स्टार्ट कर देंगे, प्रधान जी बनो, नगर पालिका में नगर निगम में मेयर बनो, ये सब बनो। अब कोई व्यक्ति है, अभी तक उनमें ये लग रहा था कि हम शासन वास्तव में नहीं चला सकते, शासन तो अंग्रेजी चला सकते, ऐसी उनको फीलिंग आती थी भारतीयों। अब भारतीयों ने क्या किया, इस स्थानीय सुशासन में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। प्रधान का इलेक्शन लड़ रहे हैं, नगर निगम का इलेक्शन लड़ रहे हैं, प्रधान का इलेक्शन लड़े और प्रधान जी बन गए, गाँव को ऐसे करके चमका दिया कि अंग्रेजी न चमका पा रहे। तो उन भारतीयों के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, भाई जब हम गाँव चला सकते हैं, हम गांव का नेतृत्व कर सकते हैं, तो गांव का नेतृत्व करने के साथ साथ हम शहर का भी नेतृत्व कर सकते हैं, शहर का कर सकते हैं तो अपनी विधायकी का भी कर सकते हैं, सांसद भी कर सकते हैं, देश भी चला सकते हैं। तो इसी स्थानीय सुशासन से इनके अंदर कौन सी फीलिंग आ जाएगी? राष्ट्रवाद वाली फीलिंग आ जाएगी। ठीक, लेकिन छोटे स्तर पे शासन चला रहे हैं, हम बड़े स्तर पर देश का भी शासन चला सकते हैं ये स्थानीय सुशासन के माध्यम से। कभी आगे चल के वायसराय हो रहा है, उसका नाम लॉर्ड कर्जन कहेगा ऐसा प्रधान जी बन के इनके सबके दिमाग खराब हो रहे हैं ऐसा करते हैं, प्रधान जी भी रोक देते हैं। तो 1899 एक एक्ट लेके आया कलकत्ता नगर निगम अधिनियम, उसके माध्यम से नगर निगम पर सरकारी पकड़ मजबूत कर दी जाएगी। ये सब लोग आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा। तो स्टार्टिंग से अगर हम लोग देखें, स्टार्टिंग से देखें तो सबसे पहले पंचायती राज के बारे में हमको एक 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट मिलता है। इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कानून बनाने की शक्ति का केंद्रीकरण करने का प्रयास किया गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, 1882 में लॉर्ड रिपन ने क्या किया था? स्थानीय सुशासन से संबंधित एक घोषणा पत्र जारी किया था और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? स्थानीय सुशासन पद्धति का जनक कहते हैं। भारत में जो पहला नगर निगम स्थापित किया गया था वो कौन सा था? मद्रास। पूरे भारत का पहला नगर निगम मद्रास में नगर निगम स्थापित कर दिया गया। भारत में स्थानीय सुशासन पद्धति ठीक ठाक ढंग से चल रही है, लेकिन जब इसी स्थानीय सुशासन पद्धति से भारत में राष्ट्रवादी भावना का विकास हो रहा है तो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया? लॉर्ड कर्जन ने 1899 में एक एक्ट पारित किया। इसके माध्यम से कलकत्ता नगर निगम अधिनियम और कलकत्ता नगर निगम अधिनियम के माध्यम से नगर निगम पर पहुंच मजबूत कर दी सरकार की। इस सरकार के हिसाब से नगर निगम संचालित होंगे। अब इनको आम लोग संचालित इस तरीके से नहीं कर पाएंगे जैसे स्वतंत्रता पूर्वक संचालित करते हैं। बाद में जब भारत आजाद हो गया तब इसको किस तरीके से शामिल करें, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दें या ना दें, इसको लेके भारत में लोग आपस में बटे हुए हैं। तो ऐसे में इसको ये कह दिया गया कि अभी हम इसको क्या करते हैं? हम इसको अपने डीपीएसपी में शामिल करते हैं, नीति निर्देशक तत्वों में इसको शामिल कर लेते हैं। आगे चल के जब व्यवस्था हमारी अलग टाइप की हो जाएगी तब कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दे देंगे। तो डीपीएसपी में शामिल किया गया था प्रारंभ में पंचायती राज को। आर्टिकल कौन से आर्टिकल है? 40। और बताओ 40 में कौन से आर्टिकल? 40 और बताओ कौन से आर्टिकल में ग्राम पंचायतों के गठन का राज्य प्रयास करेगा? जिसका ज्यादा आंसर मान लेंगे वो आ जाएगा, उसी को मान लेंगे हम तो भूल गए। कौन सा? 40 है, बताओ कौन सा है? 40। आप कॉपी कर रहे सब लोग 40 है, बताओ कौन सा आर्टिकल है? 40 है 44 है? 40 बताओ कौन सा? आप कंफ्यूज हो गए। 40 बताओ कौन सा? 40 है। 44 में समान सिविल संहिता है, हमने बताया 40 4 4 बराबर बराबर, 4 4 दोनों क्या है? बराबर बराबर है। तो बराबरी के लिए क्या करेंगे? समान सिविल संहिता लेके आए। तो आर्टिकल 44 से 40 में कंफ्यूज हो गए। तो 44 में क्या है? इसमें यूनिवर्सल सिविल कोड है, समान नागरिक संहिता है। 40 में क्या है? 40 में पंचायती राज का गठन किया गया था। बाद में इसको लीगल स्टेटस देंगे, अब कैसे करके देंगे इसको आगे देंगे। यहाँ तक की बातें क्लियर? ठीक, तो आंसर का क्वेश्चन है कि भारत में
शासन का जनक किसको कहते हैं? लॉर्ड रिपन को कहते हैं। कब घोषणा पत्र जारी किया गया था? 1882 में। भारत में स्थानीय स्वशासन पर प्रतिबंध लगाने का या नियंत्रण लगाने का कार्य किसने किया था? कर्जन ने किया था। लॉर्ड कर्जन ने किया था। वो नालिया का आदमी था, कर्जन बहुत बेकार बेकार काम किए थे। तो ये बेकार एक काम बता दो क्या किया था? नगरा का विभाजन कर थे। तो इसने क्या किया था? इसने पंचायती राज पर यानी कि स्थानीय स्वशासन पर कंट्रोल करने का कार्य किया था। बाद में जब भारत आजाद हो गया तो इसको डीपीएसपी में शामिल किया गया था। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 40 में। अब कैसे करके इसका विकास हुआ अभी देखेगा। पहले मेन एलिमेंट पंचायती राज, पहले मेन एलिमेंट पंचायती राज, पंचायती राज। हाँ, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दोनों बात करके ऐसे सब केंद्रीकरण। जैसे मान लिया जैसे हम लोग यहाँ पे क्लास में ठीक आप इसमें सब लोग बैठे हुए एक हम है हमारे इतने लोग। अगर इस क्लास में सारे के सारे डिसीजन लेने का अधिकार मेरे पास है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? इसको केंद्रीकरण। सेंटर, एक सेंटर बनाते हैं, सारी की सारी शक्ति एक सेंटर पे आके रुक जाएगी, उसको क्या बोलेंगे? उसको केंद्रीकरण बोलेंगे। हमने कह दिया कि हम सबसे पूछ के डिसीजन लेंगे। आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ, आपकी क्या राय, आपकी क्या राय, ऐसे सबसे पूछ के और सब लोगों को सलाह परामर्श से कार्य किया जाए, उसको क्या बोलेंगे? उसको डिसेंट्रलाइज, विकेंद्रीकरण बोलेंगे। केंद्र को क्या कर दिया गया? बांट दिया, ठीक है सर। तो एक जगह पे सेंटर जो है उसको क्या करेंगे? उसको केंद्रीकरण बोलेंगे। और विकेंद्रीकरण का मतलब होता है जब शक्तियां विभाजित कर दी जाए। क्लियर? नोट कर लो इसका पंचायती राज। पहला पॉइंट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। देखो रेगुलेटिंग एक्ट बहुत बड़ा है, बाकी चीजें आपकी अपने हिस्ट्री में आपको पता है क्योंकि हम लोग यहाँ पे केवल पंचायती राज से रिलेटेड पॉइंट देंगे, ठीक है। पहला पॉइंट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण का प्रयास किया गया, केंद्रीकरण का प्रयास किया गया। अगला पॉइंट 1882 में, 1882 में लॉर्ड रिपन वायसराय था, लॉर्ड रिपन के समय, लॉर्ड रिपन के समय स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन से संबंधित, स्थानीय स्वशासन से संबंधित एक घोषणा पत्र जारी किया गया। स्थानीय स्वशासन से संबंधित एक घोषणा पत्र जारी किया गया। अतः लॉर्ड रिपन को, अतः लॉर्ड रिपन को भारत में, अतः लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय सुशासन का जनक, स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है, कहा जाता है। अगला पॉइंट मद्रास, मद्रास जिसको अब चेन्नई कहते हैं, मद्रास भारत का पहला नगर निगम था, भारत का पहला नगर निगम था। अगला पॉइंट कर्जन ने, लॉर्ड कर्जन, कर्जन ने कलकत्ता नगर निगम अधिनियम, कर्जन ने कलकत्ता नगर निगम अधिनियम 1899 के माध्यम से, 1899
मल्लिकार्जुन ने कलकत्ता नगर निगम अधिनियम 1899 के माध्यम से स्थानीय सुशासन पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया। स्थानीय सुशासन पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया। लास्ट पॉइंट, स्वतंत्रता के पश्चात पंचायती राज को अनुच्छेद 40 में नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40 में नीति निर्देशक तत्वों में DPSP में शामिल किया गया। नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आर्टिकल 40 को किस तरीके से आगे इंप्लीमेंट करेंगे इसको कल करेंगे। ठीक है, आज नहीं कल ये आर्टिकल अपने सारे पढ़ते आओ, इनको आर्टिकल को कल एक बार फिर रिवीजन करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे।